योगी आदित्यनाथ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप योगी जी का असली नाम जानते हैं? अजय मोहन सिंह बिष्ट। जी हाँ, अजय मोहन सिंह बिष्ट ये वो नाम है जो उन्हें उनके पेरेंट्स ने दिया। लेकिन एक साधु जिसका संसारी बातों और मोह माया से कोई लेना देना नहीं था, कैसे वो देश के पार्लियामेंट में जा बैठा और बन गया देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री। आइए मोहन सिंह बिष्ट जी की पूरी कहानी जानते हैं डिटेल में। तारीख 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल इलाके में, जो आज के उत्तराखंड का पार्ट है, के पंचूर गांव में एक गढ़वाली राजपूत फैमिली में अजय मोहन सिंह जी का जन्म होता है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे। उनकी माता जी का नाम सावित्री देवी है। योगी जी की 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं, जिनमें एक उनसे बड़े और 2 भाई उनसे छोटे हैं। उनकी 3 बहनों में से एक बहन शशि पायल जी हैं, जो कि एक दुकान चलाती हैं और मीडिया वाले अक्सर ही उनसे इंटरव्यू वगैरह के लिए मिलते रहते हैं। इसके अलावा उनके सबसे छोटे भाई शैलेंद्र मोहन जी इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत हैं और LAC चाइना के पास पोस्टेड है। योगी जी का बचपन से ही पढ़ाई में खूब मन लगता था और वो अपने भाई बहनों को भी पढ़ाई करने के लिए एनकरेज किया करते थे। स्कूली एजुकेशन के बाद योगी जी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc इन मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लेते हैं और साल 1992 में अपनी मैथमेटिक्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं। इसके बाद साल 1993 में वो MSc मैथमेटिक्स में भी एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन उन दिनों चल रहे अयोध्या के राम मंदिर मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए वो पढ़ाई और घर दोनों छोड़ देते हैं और महंत अवैद्यनाथ जी के शिष्य बन जाते हैं, जो उस टाइम गोरखनाथ मठ के चीफ महंत थे, बीजेपी के बड़े नेता थे और राम मंदिर आंदोलन को हेड कर रहे थे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं, नाथ संप्रदाय शैविज्म की एक ब्रांच के रूप में भारत में बहुत प्राचीन समय से फॉलो किया जाता रहा है और गोरखनाथ मठ नाथ संप्रदाय का एक बहुत इंपॉर्टेंट मठ है। क्योंकि ये लोग शिव भगवान को आदिनाथ कहते हैं, इसलिए इस संप्रदाय का नाम नाथ संप्रदाय पड़ा और ये संत योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की प्रैक्टिस किया करते हैं, इसलिए इस समाज के संतों को योगी या फिर जोगी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम योगी प्लस आदित्य दैट इज सन प्लस नाथ क्यों है। और गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने नाथ संप्रदाय के विधि विधान और पुराने गुरुओं के रिकॉर्ड्स को कंसोलिडेट किया था, उन्हें इस सेक्ट का मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर के रूप में जाना जाता है। तो अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो अब योगी जी गोरखपुर मठ में ही रहने लगते हैं और साल 1994 में 22 साल की एज में वो महंत अवैद्यनाथ जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। और यहाँ खास बात यह है कि महंत जी योगी जी को अपना सक्सेसर भी डिक्लेयर कर देते हैं और अवैद्यनाथ जी के सक्सेसर बनने के बाद गोरखनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के भी वो चीफ बन जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं मैनेज करने लगते हैं। अब मठ में रहते हुए ही योगी जी बीच बीच में अपने पैतृक गांव भी जाते रहते हैं और साल 1998 में वो अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाते हैं। इसी साल योगी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कदम रखते हैं और बीजेपी की टिकट पर पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन। ये 1998 के जनरल इलेक्शन 12वीं लोकसभा के लिए हो रहे थे और इसमें जीत हासिल करके योगी जी मात्र 26 साल की एज में भारत के सबसे युवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और इसके साथ ही लगातार 5 बार साल 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के जनरल इलेक्शन में जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जीत में योगी जी को मिलने वाला वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ता ही रहा। केवल एक बार साल 2014 के जनरल इलेक्शन में उनका वोट प्रतिशत 2% के करीब कम हुआ। खैर अभी टाइम में वापस लौटते हैं और उनके काम के प्रति उनका समर्पण का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा में उनकी ओवरऑल अटेंडेंस 77% थी। सदन में उन्होंने कुल 284 बार क्वेश्चंस पूछे, टोटल 56 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया और 3 बार प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए। साल 1998 में जीत के बाद योगी जी ने अपनी खुद की यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिंदू युवा वाहिनी शुरू की, जिसमें पूर्वांचल के युवाओं को जोड़कर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में सोशल एक्टिविटीज करने लगते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के कारण ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी का कद बढ़ता ही चला गया।
और हर इलेक्शन के दौरान योगी जी बीजेपी के लिए एक स्टार कैंपेनर की तरह प्रचार करने लगते हैं। साल 2006 में योगी जी नेपाली माओइस्ट और इंडियन लेफ्टिस्ट पार्टीज के लिंक को एक्सपोज करते हैं और इस बात को चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। साथ ही में नेपाल की मधेसी पार्टी के लीडर जो नेपाली माओइस्ट पार्टी के अपोनेंट्स हैं, उनको भी इस बात का विरोध करने के लिए एनकरेज करते हैं। और इसी सब के चलते साल 2008 में आजमगढ़ में हो रही एक एंटी टेररिज्म रैली में जाने के दौरान उनके कॉन्वॉय पर एक जानलेवा हमला हो जाता है और योगी जी उस दिन मौत को चकमा देकर वापस लौटते हैं। जांच के बाद पता चलता है कि यह हमला उनके विरोधियों की एक साजिश थी और उस दिन वहां कुछ भी हो सकता था। इस हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु और 6 लोग घायल हो जाते हैं। मार्च 2010 में योगी जी बीजेपी के उन गिने चुने नेताओं में से थे जो पार्टी में विमेन्स कोटा के डिस्कशन को पुश कर रहे थे और इसे निर्णायक मोड़ तक लेकर जाना चाहते थे। इसके अलावा स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी के सुझावों पर चलते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल में ओबीसी कोटा की भी एडवोकेसी करते हैं। लेकिन 12 सितंबर 2014 को योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी की मृत्यु हो जाती है और इसके 2 दिन बाद योगी जी को प्रमोट करके महंत के रूप में स्वीकारा जाता है और नाथ संप्रदाय के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उन्हें पीठाधीश्वर की उपाधि दी जाती है। इसके बाद साल 2017 योगी जी के लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आता है और उनको प्रमोट और ट्रांसफर करके सेंटर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लेकर आया जाता है, जहां उन्हें उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाकर 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब सीएम बनने के बाद योगी जी 36 सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का डायरेक्ट कंट्रोल अपने अंडर रखते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि 36 डिपार्टमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि अगर मैं एक एक का नाम आपको बताने लगूं तो आप बोर हो जाओगे और वीडियो छोड़कर चले जाओगे। इसलिए मैं इन सारे डिपार्टमेंट्स के नाम एक पेज पर अच्छे से अरेंज करके यहाँ लगा दे रहा हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स का काम वो कैसे देखते होंगे और दिन में कितने घंटे काम करते होंगे। इसके बाद 4 अप्रैल 2017 को वो अपने कैबिनेट की पहली मीटिंग लेते हैं और गरीब किसानों के अराउंड 87 लाख करोड़ 87 लाख करोड़ रुपए के लोन्स माफ कर देते हैं, जिसका साधारण जनता दिल से स्वागत करती है। इसी साल वो पिछली सरकारों द्वारा लोगों पर किए गए 20,000 से ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को भी खत्म कर देते हैं और हजारों परिवारों के सालों से चले आ रहे कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त कर देते हैं। इसके अलावा योगी जी गवर्नमेंट ऑफिसेज में पान, तंबाकू और गुटखा बैन कर देते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये प्लेज भी दिलवाते हैं कि वो साल में मिनिमम 100 घंटे स्वच्छ भारत अभियान के लिए किसी न किसी रूप में श्रमदान करेंगे। इसके अलावा 100 से ज्यादा भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देते हैं। साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर मून जे इन के साथ उत्तर प्रदेश विजिट करते हैं और नोएडा में दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन करते हैं। इसके अलावा साल 2019 में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की फाउंडेशन स्टोन डालते हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया शामिल थे। इसके अलावा योगी जी 5 अगस्त 2020 के ऐतिहासिक दिन पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और राम जन्मभूमि न्यास के चीफ नृत्य मोहन दास जी के हाथों से पवित्र राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन डलवाते हैं और ये दिन हिंदू आस्था के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा 24 नवंबर 2020 को अनलॉफुल तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 कैबिनेट द्वारा पास करवाते हैं। इसके बाद साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव आ जाते हैं और 10 मार्च 2022 को रिजल्ट अनाउंस होते हैं और योगी जी 273 सीट्स पर जीत हासिल करके दूसरी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और ऐसा करने वाले वो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बन जाते हैं जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से इलेक्शन जीता हो। साल 2017 से 2025 तक योगी जी सीएम चेयर पर 8 साल पूरे कर चुके हैं और ऐसा करने वाले वो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बन चुके हैं, जो कि यूपी में किसी भी सीएम के लिए लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड है। इस 2022 के चुनाव में योगी जी बुलडोजर को अपने सिंबल की तरह शोकेस करते हैं और जनता भी उन्हें बुलडोजर बाबा कहकर
संबोधित करने लगती है। हालांकि पहली बार ये नाम ओपोजिशन उन्हें देता है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बुलडोजर राज से कंपेयर करने की कोशिश करता है और जनता को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ओपोजिशन की ये रणनीति बैकफायर कर जाती है और लोग इस नाम को काफी पसंद करते हैं। हालांकि साल 2023 से लगातार योगी जी और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और सीएम चेयर को लेकर खींचतान चल रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन इस सबसे प्रैक्टिकली सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आया है और योगी जी मजबूती से अपनी सरकार चला रहे हैं। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि अगस्त 2020 के इंडिया टीवी के मूड ऑफ नेशन सर्वे के दौरान योगी जी को बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने साल 2023 में योगी जी को 5th मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया माना और साल 2024 में 6th मोस्ट पावरफुल पर्सन कहा। और अगर आज की लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया में केवल यही चर्चा चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ योगी जी ही पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो मित्रों, ये थी योगी जी की कहानी, जिसमें हमने उनके बचपन से लेकर उनके उत्तर प्रदेश के सीएम बनने तक के सफर को कवर किया। अगर आपको योगी जी की ये कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह देश की ग्रेट पर्सनैलिटीज पर हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें, तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।